Good morning, students. So now we are going to start a new chapter for class 10th, and the name of the chapter is Current Electricity. This is the first chapter for class 10th, Current Electricity. Electricity. We all are familiar with this word. अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको तो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता. वी आर यूजिंग इट इन वेरियस वेज. ओके, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो हमारे पास लाइट हो, फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, मोटर हो, ठीक है, ये सभी अप्लायंसेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और हम इसको यूज करते हैं. इनफैक्ट ये वीडियो लेक्चर भी आपने देखना इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी वी आर यूजिंग एवरीवेयर. ओके, अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम डेवलप कैसे करते हैं या क्या इसका कारण रहा जहां से ये ओरिजिनेट हुई, क्या कारण रहा होगा या सबसे बेसिक कारण क्या है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर पाते हैं. तो आज हम उस कारण के ऊपर बात करेंगे. और जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो हम बात करते हैं करंट की, और जब भी हम बात करते हैं करंट की तो करंट को किसने ओरिजिनेट किया. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, वो कारण जिसने करंट को ओरिजिनेट किया उसका नाम है चार्ज. इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ने वाले हैं. जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से, इनफैक्ट 11th 12th के स्टूडेंट से भी पूछ लूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो हो सकता है वो स्टार्ट करते चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यहीं से गलत आंसर स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मैं आपसे चार्ज की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, चार्जेस के टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, उसकी कैटेगरी नहीं पूछ रहा हूँ. तो क्या वो कारण है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज बना या इलेक्ट्रिक चार्ज होता ही क्या है. तो स्टूडेंट्स आज इस पर हम बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैंने ये लिख दिया. फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल का मीनिंग ये होता है जो किसी भी मैटर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हर टाइम हर एक मैटर के अंदर. अब मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सर्टेन मास. तो यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा उसके पास चार्ज जरूर प्रेजेंट होगा. अब इसका मीनिंग क्या होगा, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, जितने भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं सबके पास कुछ ना कुछ मास है, तो सबके पास चार्ज प्रेजेंट है. Everybody is having charge because it is the fundamental property of matter. हर मैटर के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, हालांकि वो चार्ज एक्टिव नहीं होता है. क्योंकि अगर मैं कहूंगा आपसे कि हर बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, तो ये भी एक बॉडी है, पेन भी एक बॉडी है, तो अभी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लग रहा. मेरे हाथ में मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसका क्या रीजन है, एक्चुअली वो चार्ज एक्टिव फॉर्म में नहीं होता. इसको हम और समझने के लिए चार्ज को कंपेयर कर सकते हैं गुस्से से. गुस्सा, ह्यूमन एग्रेशन, गुस्सा तो सबके अंदर होता है ना, सबके अंदर गुस्सा प्रेजेंट होता है. कोई ऐसा है जिसके अंदर गुस्सा प्रेजेंट ना होता हो, पॉसिबल नहीं है. तो गुस्सा सबके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन उस गुस्से को एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है. कुछ लोगों के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है कि केवल आंख दिखाते ही गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए ठीक ठाक आप मेहनत करोगे, थोड़ा बहुत आप उसको कुछ कहोगे तो गुस्सा हो जाएगा. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा आता ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल से आता है, बहुत कुछ कह दिया जाए, बहुत काम कंपोज स्वभाव के ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में. तो इसी तरीके से गुस्से को एक्टिव करने के लिए क्या जरूरत पड़ी, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी. कुछ कहना पड़ा, कुछ इनपुट देना पड़ा, तब जाके गुस्सा एक्टिव हुआ. ऐसे हर मैटर के अंदर चार्ज प्रेजेंट तो है, लेकिन वो चार्ज एक्टिव फॉर्म में नहीं. तो अगर आपको वो चार्ज एक्टिव करना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसी वजह से हम मैटर को कैटेगराइज कर सकते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. और इसीलिए हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, जिन्हें मेटलॉइड्स भी कहते हैं, बना पाते हैं. तो वो क्या कारण है, वो एनर्जी जाती कहां है या हमें एनर्जी चाहिए क्यों चार्ज को एक्टिव करने के लिए. तो इसको समझते हैं. उसके लिए आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा था क्लास 9th में, अगर आपको याद होगा केमिस्ट्री में. क्योंकि एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज विच आर नोन एज प्रोटॉन
एंड नेगेटिव चार्ज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव और ये जो न्यूट्रल है जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता इनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर, इनको हम क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको बता दूं, इसके पास नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नो चार्ज। तो देखिए अगर मुझे चार्ज चाहिए, चार्ज एक्टिव करना है, तो मैं न्यूट्रॉन के पास तो जाऊंगा ही नहीं, इसके पास चार्ज प्रेजेंट ही नहीं। ये न्यूक्लियस हर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हर एक बॉडी के अंदर एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूट्रॉन से तो हमें चार्ज मिल नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। हमें चार्ज कहां से मिल सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से। तो अगर हम ट्राई करें कि हमें प्रोटॉन से चार्ज मिल जाए, हमने इसको एटम के न्यूक्लियस से मान लीजिए बाहर निकाल दिया, वी आर ट्राइंग टू गेट द चार्ज फ्रॉम द प्रोटॉन, और जैसे ही देखिए आप प्रोटॉन को एटम के न्यूक्लियस से बाहर निकालेंगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इतनी कम टाइम में होगा, विद इन 10 की पावर -6 से, बहुत ही कम टाइम में। एक सेकंड का भी 1 लाख पार्ट हो गया, 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, 6 जीरोस आते हैं, ओके। तो 10 लाख पार्ट हो गया एक सेकंड का, तो बहुत ही कम टाइम में ये कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। तो प्रोटॉन जो है एटम के न्यूक्लियस से आप बाहर निकाल ही नहीं सकते हो, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका हाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे मछली होती है ना, पानी के अंदर है तो उसका जीवन, पानी से बाहर निकालोगे क्या होगा, मर जाएगी, एनर्जी बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। आप उस मछली को खा लीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी। आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी मिलेगी, ठीक है, मस्कुलर एनर्जी मिलेगी। अगर आप उस मछली को जला देंगे तो हीट एनर्जी मिलेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मानना था कि मास और एनर्जी अलग अलग नहीं है, मास ही एनर्जी है, ओके। इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन भी दिया जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू mc²। ये वो एनर्जी है जो बनती है एक मास से, ये क्या है, जिस मास को मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप प्रोटॉन को एटम के न्यूक्लियस से बाहर निकालेंगे क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो फेल हो गया फिर, यानी कि हम प्रोटॉन को एटम के न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन से क्या करें, चार्ज को गेन करें, या फिर हम पूरे न्यूक्लियस को लेकर घूमें, जहां पर भी हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट हो पूरे न्यूक्लियस को लेकर चले। लेकिन प्रॉब्लम ये है पूरे न्यूक्लियस को लेकर जाने में, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये बहुत ही हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इसको आप कैरी करके नहीं जा सकते, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही चाहिए। तो अब लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा प्यार है किससे, एटम के न्यूक्लियस से, ये बिल्कुल कनेक्टेड है, ये बाहर नहीं आना चाहते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं। अगर ये पेन अभी बंद है, अगर मुझे इसका कैप निकालना है तो क्या करना होगा, मुझे इससे ज्वाइंट है एनर्जी सप्लाई की, तो ये अलग हो पाया। तो इसी तरीके से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस से बाहर निकालना है तो क्या करना होगा, एनर्जी देनी होगी। और इसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैटर को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली हो गई कंडक्टर, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, और उसके बाद आ गया इंसुलेटर्स, ठीक है। तो देखिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की, इसको समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए कंडक्टर्स के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही कम होती है, इनफैक्ट होती ही नहीं। कंडक्टर के पास ऑलरेडी ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो हम इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रहते हैं, चार्ज को के फ्लो के लिए अवेलेबल रहते हैं। सो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अगर मैं बताऊं तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक द चार्ज या टू एक्टिव द चार्ज। ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस से बाहर निकालने की आपको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इन केस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, विच आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन।
सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब हो गया रीजनेबल, ठीक है, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। तो आप अगर मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर देंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को, इसके मैं आपको एग्जांपल बता दूं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये ऐसे हमारे मेटल्स होते हैं, इनको हमने सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखा हुआ है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। और कंडक्टर्स में मोस्टली आते हैं मेटल्स हो गए, ठीक है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, और भी बहुत सारे हम लिख सकते हैं, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सब हो गए कंडक्टर्स, इसलिए हम कॉपर के वायर बनाते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। आयरन को यूज करते हैं फॉर कंडक्शन। सेमीकंडक्टर में आप रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो अवेलेबल रहेंगे कंडक्शन के लिए। अब ये एनर्जी आप देते कैसे, तो इसको हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होता है, पोटेंशियल की फॉर्म में हम एनर्जी देते हैं। इसको हम और अभी डीपली स्टडी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ही हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अ वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अ वेरी हाई एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी चाहिए होती है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, कंडक्शन के लिए अवेलेबल कराने के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दोगे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is or mega electron volt, which is not required, क्योंकि आप इतनी एनर्जी खर्च करके केवल एक इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से फ्री करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। तो अगर अब आप सोच सकते हैं कि जो आप इंसुलेटर जो अपनी जूनियर क्लासेस में ये रटते हुए आ रहे थे कि which cannot flow electric charge और which cannot flow electricity is known as insulator, is wrong। इंसुलेटर से भी आप कंडक्शन करा सकते हैं, शर्त क्या है, आपको बहुत ही हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके हाथ में लकड़ी है और आप सोच रहे हैं कि आप पावर लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में मार देंगे, क्योंकि वो तो इंसुलेटर है, तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, क्योंकि वो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप वहां पे पूरी कर देंगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर की हर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आप बना सकते हैं किससे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, इस तरीके से आप क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंडेंट है, प्रोटॉन पे क्यों नहीं है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, इसी वजह से, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, इसी वजह से चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपको मिल्क खरीद के लाना है, पैकेट्स मिलते हैं मिल्क के, ठीक है, तो आप एक पैकेट ले सकते हैं, दो पैकेट ले सकते हैं, एक पैकेट में शायद आधा लीटर का पैकेट आता है, तो आप आधा लीटर ले सकते हैं, एक लीटर ले सकते हैं, 1.5 लीटर ले सकते हैं, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट। ऐसा हो सकता है कि आप कौन पैकेट खरीद लें, 0.75 पैकेट खरीद लें, पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जब भी आप चार्ज डेवलप करेंगे, तो या तो आप एटम के न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दो निकालेंगे, तीन निकालेंगे, या एन इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, इस प्रॉपर्टी को, कि चार्ज इन अ बॉडी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट अवेलेबल होंगे, ठीक है, आप एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, तो किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, चार्ज को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होगा विल बी a discrete multiple of number of electrons, ठीक है, m number of electron, e charge in one electron, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी मैं आपको बता दूं, दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, COULOMB, कूलम। कूलम भी क्यों रखा गया इसकी यूनिट को, इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। वैसे मैं आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट नेम है, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो इनको थोड़ा सा सम्मान दिया हमने, और कूलम हम यूनिट यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, चार्ज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लोगे, तीन का ले लोगे, चार का ले लोगे, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 4.5 इलेक्ट्रॉन्स का ले लो, तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा एटम के न्यूक्लियस से, और इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन, जो टोटल चार्ज होगा विल बी एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये तो भैया आपको रट्टा मारना पड़ेगा, दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। So this is all about the basic property of current electricity, that is charge। चार्ज जनरेट करता है करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके और टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।